तो अब हम पांचवें प्रश्न को देखें। मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक आरक्षित अनुपात को 10% से बढ़ाकर 25% कर देता है। आरंभिक जमा राशि को रुपया 1000 करोड़ पर स्थिर रखते हुए मुद्रा सृजन की कुल राशि रुपया कितना करोड़ हो जाएगी, यानी कि कितना करोड़ रुपया मुद्रा का सृजन हो जाएगा। अगर हम इंग्लिश वर्जन की बात करें, इंग्लिश में हम इसका एक बार पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है हम कि सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रिजर्व रेशियो फ्रॉम 10% to 25%, कीपिंग द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट constant at rupees 1000 crore, the amount of total money creations would be rupees crore। ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन है 4,000, सी ऑप्शन है 6,000 और डी ऑप्शन है 5,000। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं साख गुणक। क्या बोलते हैं इसको? साख गुणक, यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है 1/CRR या VRR भी लिखते हैं इसको, कहीं कहीं पर VRR भी लिखते हैं। वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, आरक्षित कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, यानी रिजर्व रेशियो है समझ लीजिए। अब यह कितना है, पहले 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 25%, तो 1/25% बराबर क्या हो जाएगा 100/25 इक्वल टू क्या होगा 4, यानी गुणक कितना हो गया 4 हो गया। गुणक कितना हो गया 4 हो गया। अब कुल सृजन कितना हो रहा है, तो कुल मुद्रा सृजन या साख सृजन बराबर हो जाता है कि प्रारंभिक जमा गुण साख गुणक बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000 रुपया 4000। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कथन 1 है किसी द्विक्षेत्रक अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अधिक हो सकता है। कथन 2 है किसी द्विक्षेत्रक अर्थव्यवस्था में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शून्य होती है। दिए गए कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 ए ऑप्शन है, कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य है। बी ऑप्शन है कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। सी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है और डी ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है। हम इसका इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ते हैं, हम सीधे सवाल पे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें जैसे कि साफ समझ में आ रहा है, द्विक्षेत्रक का मतलब होता है टू सेक्टर अर्थव्यवस्था का मतलब, जैसा कि हम पढ़े हैं मॉडल पढ़ते हैं, द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और चतुर्क्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं। जो फर्म और परिवार होता है, जब हम फर्म और परिवार के बीच, यहाँ फर्म होता है और यहाँ परिवार होता है, फर्म और परिवार के बीच जब हम सेवाओं का आदान करते हैं, परिवार की तरफ से आता है और यहाँ से इनको पारिश्रमिक मिलता है और उस पारिश्रमिक को लेकर के फर्म के पास जाते हैं ये, और उसके बदले में वस्तुओं एवं सेवाओं को लेते हैं, तो इसको कहते हैं द्विक्षेत्रीय मॉडल, क्योंकि एक क्षेत्र फर्म है और दूसरा क्षेत्र परिवार है। क्योंकि ये द्विक्षेत्रीय मॉडल की बात कर रहे हैं तो इसमें जीएनपी का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएनपी और जीडीपी में किसका अंतर होता है, एनएफआईए का होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जिसको हम जीएनपी और जीडीपी क्लियर होगा वो पकड़ लेगा कि यहाँ द्विक्षेत्रीय मॉडल में इसका कोई रोल नहीं है। जब इसका कोई रोल ही नहीं है तो ये अधिक हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका मतलब ये कथन 1 क्या हो गया, असत्य हो गया। कथन 1 असत्य हो गया, क्योंकि जीडीपी में घरेलू सीमा तो होता है, लेकिन इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू सीमा प्लस भारत विदेशी माने देश के नागरिकों द्वारा विदेश से जो प्राप्त आय होते हैं उसको भी इसमें क्या करते हैं, शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये असत्य हो गया।
अब दूसरे कथन पर बात करें तो किसी द्विक्षेत्रक अर्थव्यवस्था में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शून्य होता है। एकदम होता है, क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि जीएनपी क्या होता है, होता ही नहीं है। तो जब नहीं होगा तो श्योर शून्य होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कथन 2 क्या हो गया, सत्य हो गया। तो कथन 1 असत्य और कथन 2 सत्य होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कथन 1, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी कुल उपभोग में दिए गए परिवर्तन के संबंध के कुल आय में परिवर्तन को दर्शाती है। कथन 2 दिया है, जब आय परिवर्तन होता है तो उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी कभी भी आय में परिवर्तन डेल्टा आई से अधिक नहीं हो सकता है। दिए गए कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वही कथन है जो अभी हमने किए हैं कि ए ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। बी ऑप्शन हो जाएगा, कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है, सत्य है, और कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है। अब यहाँ पे हमको देखिए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं काफी कठिन भी होते हैं और काफी समझ वाला भी होता है। पहले तो हमको दोनों कथनों पर भी ध्यान देना पड़ता है, फिर ये देखना पड़ता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब व्याख्या करने वाला आता है प्रश्न तो कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों कथनों को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए, एक औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। एपीसी का पूरा नाम होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कुल उपभोग में दिए गए परिवर्तन के संबंध में बताता है। जैसा कि हम आप पिछला वीडियो अगर हमारा देखे होंगे आप लोग, तो उसमें हम बताते हैं कि परिवर्तन जैसे ही आए शब्द कहीं से भी, तो हम परिवर्तन को हमेशा हम किसमें बदलते हैं, सीमांत को मानते हैं। किसको मानते हैं, सीमांत को, न कि औसत को। यानी कि जैसा ही परिवर्तन आया, आय में परिवर्तन को बताता है, इसका मतलब ये औसत नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो सकता है। यहीं से ये प्रश्न क्या हो जाता है, कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यह कुल उपभोग में दिए गए परिवर्तन के संबंध के कुल आय में परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहां हमने आपको बताया कि अगर परिवर्तन आ गया तो आप परिवर्तन जैसे ही आए तो ये मानकर चलिए कि वह सीमांत को बताएगा, चाहे सीमांत उपभोग बताए या सीमांत बचत को बताए, औसत को नहीं बता सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कथन 1 असत्य हो गया। दूसरा है कथन, जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में परिवर्तन यानी डेल्टा सी। देखिए यहाँ पे डेल्टा आ गया, परिवर्तन को बताया ना, यहाँ परिवर्तन किसको बता रहा है, डेल्टा सी को बता, यानी कि सीमांत उपभोग परिवर्तन की बात कर रहा है। आय में परिवर्तन डेल्टा आई से अधिक नहीं हो सकता। ये बात सत्य है भाई, आय जितना बढ़ेगा मैक्सिमम उतना ही तो बढ़ सकता है, उससे अधिक तो बढ़ नहीं सकता है। इसका मतलब ये कथन 2 सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर कथन 1 असत्य और कथन 2 सत्य है। इसका भी ऑप्शन बी सत्य है, सही है। 8वें प्रश्न को देखें। पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोग और प्रयोज्य आय के बीच अनुपातिक संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन 1 है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अपॉन औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी। दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी इज लेस देन औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी। सी ऑप्शन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी इज इक्वल टू औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी। और चौथा ऑप्शन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी इज इक्वल टू 1। अब इसमें थोड़ा सा प्रश्न जो है, अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एग्जिबिट्स द प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड डिपोजेबल इनकम। ए ऑप्शन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इज अपॉन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी। बी ऑप्शन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इज लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी। सी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी। और डी ऑप्शन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थोड़ा ये कठिनाई मुझे भी हो रही है कि इसमें जो उपभोग दिया है और प्रयोज्य आय दिया है, इनके बीच अनुपातिक संबंध का मतलब क्या हुआ।
यानी कि जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उसी अनुपात में क्या उपभोग बढ़ रहा है। अगर इस बात को हम बात करें तो इस हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि अगर एपीसी और एमपीसी बराबर हो, यानी जिस गति से अंतिम रूप से जो वृद्धि हो रही है और जिस रूप से हर स्टेप पर वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी यानी कि एमपीसी और एपीसी क्या होगा, इक्वल होगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आइए अब 9वें प्रश्न को देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के लाभ अलाभ यानी कि ब्रेक इवन स्तर निर्धारित करता है पर किया जा सकता है। पहला सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के बराबर हो। सेकंड है आय बराबर उपभोग। थर्ड है बचत बराबर 0 और फोर्थ है औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एपीसी औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस के बराबर हो। ये 4 पॉइंट दिए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प है, विकल्प यहाँ है। ए विकल्प है केवल एक सत्य है। बी विकल्प दिया है सेकेंड और थर्ड सत्य है। सी ऑप्शन है सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड सत्य है। सी ऑप्शन दिया है सेकेंड एंड थर्ड सत्य है और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। तो इसको आप समझिए, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, लाभ अलाभ यानी कि वह बिंदु जहां पर उपभोक्ता या उत्पादक को न शुद्ध रूप से लाभ होता है और न शुद्ध रूप से हानि होता है, बल्कि वह और वो उसको सामान्य लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सामान्य लाभ। यानी कि अगर उससे नीचे उसको आय मिलेगा तो वह अपना शट डाउन कर देगा, दुकान क्या कर देगा, कार्य क्या आर्थिक कार्य क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो कम से कम उसको सामान्य लाभ के बराबर उसको क्या मिलता है, सामान्य लाभ के बराबर उसको लाभ मिलता है कि ताकि वो मार्केट में क्या है, बने रहे। तो इस स्थिति में देखा जाए तो जो आय होता है, जो राष्ट्रीय आय जो उसको आय प्राप्त होता है वह उसके उपभोग के बराबर होता है। यानी कि जो मिल रहा है वो सबके सब क्या हो जा रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं। यदि उतना भी ना मिले और इतना ये हो जाए कि उपभोग ज्यादा हो जाए आय से, तो वो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, उसके नीचे नहीं जा सकता है। उसी तरह से किसी प्रकार का उसके पास कोई बचत नहीं होता है क्योंकि सबके सब क्या हो जा रहे हैं, उपभोग हो जा रहे हैं। इस प्रकार से सेकेंड और थर्ड इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए अब इस खंड का लास्ट 10वां प्रश्न देखते हैं। एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए यह ज्ञात है कि औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस इक्वल टू 0.4, आय इक्वल टू 100 करोड़, स्वायत्त उपभोग बराबर 10 करोड़ और निवेश गुणक का मूल्य हमको पता करना है। अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो दिया है कि फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इट इज known that average propensity to save APS is equal to 0.4, income is equal to 100 crore, autonomous consumption is equal to 10 crore, the value of investment multiplier would be what, 5, 2, 4 or 10। तो इसको हम ऐसे समझें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर बात करें तो थोड़ा सा मिस्टेक भी है इसमें। एक्चुअली यहां पे औसत उपभोग या औसत बचत प्रवृत्ति के जगह पर सीमांत बचत प्रवृत्ति होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से सवाल थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होगी और मैं इसको संशोधन कर दूं। अगर औसत बचत प्रवृत्ति को हम ये मान लें कि यह क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति है, तो आपको मालूम होगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर ये एमपीसी हमको पता करना हो तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि एमपीएस बराबर 0.4 हो गया। तो हम इसको हल कर सकते हैं कि गुणक, निवेश गुणक बराबर होता है, यहां पर 0.4 लिखते हैं और यहां 1 लिखते हैं, तो एमपीसी इक्वल टू हो जाएगा 0.6। लेकिन यहां पे हम निवेश गुणक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन एमपीएस या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो हमारा यहाँ 1 अपॉन 0.4 दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 10/4 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 5 20, यानी कि निवेश गुणक जो होता है, निवेश गुणक जिसको हम के कहते हैं, गुणक बराबर हो जाएगा 2.5।
इस हिसाब से ऑप्शन, चूंकि इसमें न 2.5 नहीं दिया है, तो हम अगर ऐसा आप ऑब्जेक्टिव को पेपर क्वेश्चन है तो इसको हम हल करने का कोई चांस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बी को मान लेंगे। हालांकि जो भी लड़का अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन सबको मार्क्स मिलेंगे इसमें, इस ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट करना जरूर, जो करेगा उन्हीं को मिलेगा, जो अटेम्प्ट नहीं करेगा उसको नहीं दिया जाता है बोनस। तो इसका आंसर 2 होगा, 2 होना चाहिए। और आप समझ गए होंगे, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो खंड ख यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स है उसका अलग जस्ट हम वीडियो बनाएंगे और उसके माध्यम से हम सीबीएसई के इस प्रश्न पत्र का हल करेंगे। धन्यवाद।